आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी बड़े भाई साहब पढ़ेंगे। कहानी से पढ़ने से पहले आइए लेखक परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य आकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस के समीप लहमी गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। सन 1896 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद इन्हें एक प्राइमरी विद्यालय में अध्यापन कार्य करना पड़ा। सन 1920 में महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर इन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। इसके पश्चात वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य किया। प्रारंभ में प्रेमचंद जी ने उर्दू में लिखना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों बाद इन्होंने हिंदी में ही लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों, शोषण, निर्धनता, नारी दुर्दशा, वर्ण व्यवस्था पर टिप्पणियां की हैं। इनका वास्तविक साहित्य जनजीवन का साहित्य है। प्रेमचंद ने आम आदमी के दुख दर्द का वर्णन अपने साहित्य में किया है। इन्होंने उन लोगों को पात्र बनाया है जिन्हें जीवन में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्रेमचंद आजीवन साहित्य साधना में लगे रहे। 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका देहावसान हो गया। मुंशी प्रेमचंद की मुख्य रचनाएं हैं गबन, गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, संग्राम इत्यादि। ये तो हुआ लेखक परिचय। अब देखिए बड़े भाई साहब कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के कारण उनका खुद का बचपन तिरोहित हो जाता है। प्रेमचंद कहानी का प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन वे मुझसे केवल 3 दर्जे आगे थे। हम दोनों ने साथ साथ पढ़ना शुरू किया था। वे 1 साल की पढ़ाई 2-3 साल में करते थे ताकि उनकी नींव मजबूत हो जाए। मेरी उम्र 9 साल की थी, वे 14 साल के थे। वे मुझ पर पूरी निगरानी रखते थे। ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। मुझसे यह उम्मीद की जाती थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वे स्वभाव से अध्ययनशील थे। वे हमेशा किताबों में व्यस्त रहते थे। वे विभिन्न प्रकार की तस्वीरें कॉपियों में बनाया करते थे। वे 9वीं कक्षा में थे और मैं 5वीं कक्षा में था। मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता था। मैं अक्सर अवसर पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, वहाँ खेल खेलने लगता। जब खेल कूद कर कमरे में वापस आता तो भाई साहब क्रोधित हो जाते। वे डांटते हुए कहते, इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ लिया। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं,
और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को तो आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात है। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं इस प्रकार की लताड़ सुनकर रोता रहता। उनकी बातें सुनकर मेरी हिम्मत टूट जाती। सोचता गांव चला जाऊं। फिर हिम्मत करके टाइम टेबल बनाता, पर उस पर अमल न कर पाता। प्राकृतिक वातावरण मुझे इस कदर लुभाता कि मैं फिर खेलने निकल पड़ता। वार्षिक परीक्षा में भाई साहब फेल हो गए और मैं कक्षा में प्रथम आया। अब हम दोनों में केवल 2 साल का अंतर रह गया। अब मैं भाई साहब से कहना चाहता था कि आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, पर फिर चुप रह गया। मैं फिर खेल कूद में लग गया। एक दिन बड़े भाई साहब मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल हो गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। उन्होंने अनेक उदाहरण देकर डराना शुरू कर दिया। उन्होंने कई राजाओं के नाम लिखे। उन्होंने इतिहास अलजबरा के विषय में भी बताया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने को कहा। स्कूल का समय निकट था और भाई साहब का उपदेश जारी था।